वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका यूनिट सेकंड से टॉपिक लेक्चर नंबर 11। टाइटल है आपका सप्लाई फंक्शन और इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आपको याद हो हमने यूनिट सेकंड जब स्टार्ट की थी तो हमने उसमें फर्स्ट हाफ ये समझा था कि डिमांड क्या है, डिमांड इलास्टिसिटी क्या है, डिमांड इलास्टिसिटी को कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, डिमांड फंक्शन है क्या, डिमांड के टाइप्स क्या। आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर से हमने स्टार्ट किया था इस यूनिट का सेकंड हाफ जिसका टाइटल क्या था, सप्लाई। कि सप्लाई क्या होता है, सप्लाई के कौन कौन से फैक्टर सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, सप्लाई इलास्टिसिटी है क्या। हम डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई भी हम समझे थे कि क्या होता है डिटर्मिनेंट ऑफ सप्लाई। आज के लेक्चर में हम कुछ चीज़ें और कवर करेंगे जो सप्लाई से रिलेटेड हैं। जैसे आप देखिए सप्लाई फंक्शन है क्या, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है क्या। तो लेक्चर 11 को स्टार्ट करते हैं। मैं शुरुआत में आपको बताता हूँ फर्स्ट हाफ जो है आपका सप्लाई फंक्शन। सबसे पहले आपको याद हो जब हम फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन रिलेशनशिप बताता है टू वेरिएबल के बीच में। जैसे हम बात करें जब लो ऑफ डिमांड था तो डिमांड तो था ही, ऐसे लो ऑफ सप्लाई में सप्लाई तो हो गई। सेकंड क्या होगा, सेकंड क्या होगा तो ध्यान रखना सेकंड प्राइस होगा। जैसे लो ऑफ डिमांड में सेकंड प्राइस होता था, ऐसे लो ऑफ सप्लाई में भी सेकंड क्या होता है, प्राइस होता है। तो यहाँ पे हम ये देखें कि ये जो लो है सप्लाई का जो फंक्शन है रिलेशनशिप किसके बीच में बताता है, बिटवीन प्राइस एंड सप्लाई। और यदि हम इसको एक फंक्शन के फॉर्म में लें तो S इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में P, S इज इक्वल टू एफ का मतलब है फंक्शन और प्राइस की हम बात करेंगे। यहाँ पे आप देखिएगा डिटेल इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है। जो फंक्शंस की हम बात करें तो क्या इक्वेशन है, S इज इक्वल टू एफ ब्रैकेट में PF, T, CP, GP और N। ये है क्या, जैसे हम बात करें S होता है सप्लाई, किसी कोई प्रोडक्ट की है सप्लाई, F का मतलब है फंक्शन है। यहाँ पे आप देखें सबसे पहले जो दिया था आपको, क्या दिया था, मैंने दोबारा इक्वेशन यहाँ लिखी है। सबसे पहले दिया था SX, सप्लाई ऑफ ए गिवन प्रोडक्ट की हम बात करेंगे, सप्लाई ऑफ गिवन प्रोडक्ट X मान लीजिए। हम PF की बात करें, प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ इनपुट। प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ इनपुट जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमें आपको याद हो इनपुट करना होता है, फिर प्रोसेस होती है, फिर आउटपुट होता है। तो इनपुट की जो प्राइसिंग है उसकी हम बात करेंगे। PF का मतलब है प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ इनपुट। T का मतलब क्या है, टेक्नोलॉजी। और जो आपका CP का मतलब है वो है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। GP का मतलब है गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। और N का मतलब है नंबर ऑफ फर्म्स उस इंडस्ट्री के अंदर कितनी है उनकी हम बात करेंगे। तो आपसे यदि कोई पूछे कि प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है तो आप बता सकते हैं प्रोडक्शन फंक्शन इज इक्वल टू, बोलो F ब्रैकेट में प्राइस ऑफ जो आपके फैक्टर्स हैं, ठीक है ना, फैक्टर ऑफ इनपुट जो हैं। फिर हम बात करेंगे T टेक्नोलॉजी की, CP कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करेंगे, GP गवर्नमेंट पॉलिसी की, और नंबर ऑफ फर्म्स N हो गया। इन चीज़ों को मैं आगे डिटेल में आपको समझाता हूँ। जैसे आप देखिएगा जब हम बात करते हैं सप्लाई की, ऐसे ही डिमांड की हमने बात की थी, हमने डिमांड की इलास्टिसिटी की बात की थी। जब हम सप्लाई की बात करते हैं, सपोज मान लीजिए सप्लाई और प्राइस की हम बात करें, पहले प्राइस की बात करें, प्राइस बढ़ा 10%, सप्लाई क्या 10% बढ़ेगी, हो सकता है 10% से कम बढ़े, हो सकता है 10% से ज़्यादा बढ़े, हो सकता है 10% ही बढ़े, हो सकता है ना बढ़े, ठीक है ना, हो सकता है इन्फिनाइट बढ़ जाए। तो हम वही चीज़ बात कर रहे हैं कि प्राइस जो है वो सप्लाई को चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा है, चेंज कर रहा है तो कितना कर रहा है, प्राइस के कितने चेंज होने पर सप्लाई कितनी चेंज होती है, ये हमें इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बताएगा। जैसे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ते थे आपको याद हो, ऐसे हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ने वाले हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा था इट इज़ पैरेलल कंसेप्ट टू द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वहाँ पे हम यही बात करते थे, जैसे हम सप्लाई की बात करें तो चेंज इन प्राइस के कारण जो हम चेंज की बात कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं। यदि आपको याद हो हम ऊपर लिखते थे डिमांड, नीचे लिखते थे प्राइस, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सप्लाई। याद हो परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, सॉरी फिर मैंने सप्लाई बोल दिया। परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब हम सप्लाई की बात कर रहे हैं तो क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन सप्लाई डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन, बोलो बच्चों क्या आएगा, प्राइस। तो वही बात हुई, वहाँ पे भी प्राइस की रिलेशनशिप देखते थे, यहाँ पे भी हम प्राइस की रिलेशनशिप देखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर हम प्राइस की रिलेशनशिप डिमांड के साथ देखते थे, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के अंदर हम उस प्राइस की रिलेशनशिप डिमांड की बजाय किसके साथ देखेंगे, सप्लाई के साथ देखेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फैक्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहले फैक्टर आता है टाइम, जो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके पास कम टाइम है तो आप सप्लाई बढ़ाने में दिक्कत आएगी, और यदि आपके पास एडिक्वेट टाइम है तो आप इजीली सप्लाई को बढ़ा सकते हो। येस और नो, टाइम इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क है। अवेलेबिलिटी
या मोबिलिटी ऑफ द फैक्टर। देखो जब हम बात करते हैं टाइम की, हम बात करते हैं तो टाइम जब हमारे पास शॉर्ट होता है तो हमारे पास जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं उनको हम जल्दी से चेंज नहीं कर पाते, उनमें चेंज कर पाते हैं जो शॉर्ट टर्म में चेंज हो सकते हैं। जो फैक्टर प्रोडक्शन लॉन्ग टर्म में चेंज होंगे उनमें हम चेंज नहीं कर पाते। अब मुझे बताओ अवेलेबिलिटी, मोबिलिटी जो हम कहते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के रेशो के अंदर चेंज करना है, जैसे मेटेरियल को बढ़ाना है, लेबर को बढ़ाना है, लैंड को बढ़ाना है, ठीक है ना, मनी को बढ़ाना है, तो उसमें कुछ चीज़ें चेंजेबल हो सकती हैं शॉर्ट टर्म में, कुछ चीज़ें चेंजेबल नहीं हो सकती। अब मुझे बताओ पीस ऑफ लैंड आपको और चाहिए तो आप बताओ उसको इंक्रीज कर सकते हो, उसको अरेंज करने में टाइम लगेगा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे फैक्टर्स के प्रोडक्शन की हम बात करते हैं। फिर नेक्स्ट आएगा आपका टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट। टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट आप समझिए, जब टेक्नोलॉजी अच्छी होगी तो हमारी कॉस्ट कम आएगी, जब टेक्नोलॉजी ओल्ड होगी तो हमारी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, जब हमारी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, टेक्नोलॉजी ओल्ड होगी तो सप्लाई हमारी क्या होगी, कम होगी। जब हमारी टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, कॉस्ट कम आएगी, सप्लाई ज़्यादा होगी। यस और नो, हमने कॉस्ट और सप्लाई की बात की। अब आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की यदि हम बात करें, जैसे कि आपको पता है कि हर कंपनी ये चाहती है कि अपनी कॉस्ट फैक्टर को रोक के वो कस्टमर को सेटिस्फाइड करे, ठीक है ना। आपने जब आगे पढ़ेंगे क्लासेस के अंदर तो एक वर्ड आएगा कॉस्ट लीडरशिप। कॉस्ट लीडरशिप के अंदर क्या होता है, हम कम प्राइस पे एक बड़े मार्केट को टारगेट करते हैं। जैसे आप पार्ले जी का ऐड देखते हो तो क्या आता है, वर्ल्ड लार्जेस्ट सेलिंग बिस्किट। क्यों आता है, क्योंकि वो कम प्राइस पे बड़ी ऑडियंस को टारगेट करता है। आपने कुछ बिस्किट खाए होंगे, बहुत महंगे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, लेकिन वो सारी ऑडियंस को टारगेट नहीं करते, वो आपका स्मॉल ग्रुप को ही टारगेट करते हैं। तो वहाँ पे हम ये देखें कि यदि हमारी कॉस्ट पर रेट कम है तो हम टारगेट ग्रुप को बढ़ा सकते हैं, जब कॉस्ट ज़्यादा है तो हम टारगेट ग्रुप को नहीं बढ़ा सकते। फिर हम बात करते हैं काइंड एंड नेचर ऑफ मार्केट। देखो मार्केट एक इम्पोर्टेंट वेरिएबल रहता है जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट को हम सेल करने जा रहे हैं। वहाँ पे उस मार्केट की स्ट्रक्चर है कि मार्केट में प्राइजेस चेंज होते रहते हैं, प्राइजेस इंक्रीज होते हैं, डिक्रीज भी होते हैं, तो हमारी सप्लाई भी उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, चेंज होती रहती है। इसके कारण भी हमारी जो प्राइस में 10% चेंज होने पर सप्लाई में 10% से कम या ज़्यादा या फिर नहीं चेंज भी हो सकता है। फिर हम बात करेंगे पॉलिटिकल कंडीशन। पॉलिटिकल कंडीशन आप समझिए कि यदि हम बात करें कि रूलिंग गवर्नमेंट जो है, एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो जाती है, कोई नई गवर्नमेंट आ जाती है। अब आप मुझे बताओ जब गवर्नमेंट के अंदर चेंज होगा, जब गवर्नमेंट के अंदर चेंज आएगा तो आप मुझे बच्चों बताओ गवर्नमेंट के चेंज होने से हमारी बिज़नेस की जो पॉलिसी है, जैसे आप बिज़नेस के अंदर पॉलिसी देखेंगे, इकोनॉमिक पॉलिसी रहती है, प्लान रहते हैं, गवर्नमेंट के चेंज होने पर गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज कर देती है तो वो इफेक्ट करता है। नंबर ऑफ सेलर की हम बात करें, किसी प्रोडक्ट के नंबर ऑफ सेलर ज़्यादा हैं तो वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा होगी, जहाँ नंबर ऑफ सेलर कम है वहाँ सप्लाई कम होगी। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की हम बात करें कि यदि कोई फर्म जो है रिलेटेड गुड्स के प्राइस में, जैसे मान लीजिए आपकी कोई गुड्स है उसका प्राइस रिलेटेड गुड्स कैसे समझना, हम बात करें टी कॉफ़ी की हम बात करें, यदि कॉफ़ी के प्राइस बढ़ रहे हैं तो लोग रिलेटेड गुड्स कॉफ़ी में शिफ्ट हो जाएंगे, कॉफ़ी के रिलेटेड गुड्स टी में शिफ्ट हो जाएंगे, टी में, है ना। तो रिलेटेड प्राइस भी इफेक्ट करते हैं डिमांड को। अब देखो प्राइस तो चेंज हो रहा है लेकिन डिमांड जो है चेंज होनी थी, कॉफ़ी की चेंज हो गई टी की, ठीक है ना। फिर हम बात करें गोल ऑफ द फर्म। फर्म कुछ शॉर्ट टर्म गोल रखती है, कुछ लॉन्ग टर्म गोल रखती है। जो शॉर्ट टर्म गोल रखती है उसके पास टाइम कम होता है तो वो इतने फैक्टर प्रोडक्शन को चेंज नहीं कर पाती। जो लॉन्ग टर्म गोल रखती है उसके पास इनफ टाइम होता है प्रोडक्शन ऑफ के फैक्टर को चेंज कर सकती है। तो ये हमने फैक्टर्स देखे कौन कौन से। अब हम बात करेंगे सप्लाई के इलास्टिसिटी की। जैसे हम बात करें परफेक्टली इलास्टिसिटी, आपको याद हो जब हम इलास्टिसिटी को ग्राफ पेपर पे बनाते थे तो आपको याद हो OX पर हम लेते थे क्वांटिटी, वहाँ पे डिमांडेड थी, यहाँ सप्लाई होगी। OY पे हम लेते थे प्राइस, तो यहाँ पे भी प्राइस ही है, OY पे यहाँ पे भी क्या है, प्राइस। परफेक्टली इलास्टिसिटी ये बता रहा है कि आपकी सप्लाई के अंदर चेंज हो रहे हैं, प्राइस वही है, प्राइस वही है, सप्लाई आप देखें कुछ ऐसे प्रोडक्ट होंगे मार्केट के अंदर जिनकी प्राइस वही रहती है लेकिन सप्लाई चेंज होती रहती है, सप्लाई चेंज होती रहती है, जिनका प्राइस जल्दी से चेंज आपको देखने के लिए नहीं मिलता। प्राइस कम होने पर भी उनकी सप्लाई चेंज नहीं होती, प्राइस ज़्यादा होने पर भी उनकी सप्लाई चेंज नहीं होती, ठीक है ना। इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपको समझ में आएगा। आपको याद हो जब हम बात करते थे मैच बॉक्स की, माचिस वगैरह की जो चीज़ें हैं, ठीक है, इनके प्राइस फिक्स हैं लेकिन इनकी सप्लाई क्या चेंज होती है, उसका इफेक्ट नहीं पड़ता ना, प्राइस तो उतना ही है उनकी। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट जो है अपना परफेक्टली इनइलास्टिसिटी। परफेक्टली इनइलास्टिसिटी का मतलब हुआ कि अब जो क्वांटिटी सप्लाई वाला हिस्सा था उसमें चेंज होगा, प्राइस में चेंज, बोलो नेक्स्ट हमने पढ़ा था ना,
क्वांटिटी सप्लाई जो था वो चेंज हो रहा था, याद हो आपको, प्राइस फिक्स था, ये था परफेक्टली इलास्टिक। हम ऊपर रखते हैं क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाई, अपॉन में रखते हैं प्राइस, याद हो आपको, अभी बोला था ना क्वांटिटी अपॉन प्राइस, तो क्वांटिटी सप्लाई अपॉन प्राइस हमने बात की। इलास्टिक का मतलब वो चेंज होगा, तो चेंज क्या हो रहा है, क्वांटिटी चेंज हो रही है। अब हम जब इलास्टिसिटी की बात कर रहे हैं, अब हम आते हैं इनइलास्टिसिटी में। तो अब बताओ सप्लाई इनइलास्टिक हुई तो सप्लाई चेंज नहीं हुई, अब क्या चेंज होगा, बोलो प्राइस चेंज होगा। क्या होगा, प्राइस चेंज। तो यहाँ पे OX पे आप देखो प्राइस, OX पे तो क्वांटिटी है, OY पे देखो प्राइस है, तो क्वांटिटी एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज़ फिक्स है, लेकिन प्राइस चेंज हो रहे नहीं हो रहे, देखो हो रहे हैं प्राइस। इसके एग्जांपल लें, क्वांटिटी उतनी है, प्राइस चेंज हो रही है, क्वांटिटी उतनी है, प्राइस चेंज हो रही है, क्वांटिटी उतनी है, प्राइस चेंज हो रही है। जैसे हम देखें, हमारे गिफिन गुड्स वाला याद है आपको, ठीक है ना, गिफिन गुड्स, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं उनके प्राइस चेंज हो जाते हैं। क्वांटिटी की हम बात करें, क्वांटिटी उतनी रहती है, क्वांटिटी उतनी रहती है। तो गिफिन गुड्स का इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिलेटिवली इलास्टिसिटी। यहाँ पे हम देखें, जब हम परसेंटेज चेंज इन, यहाँ पे देखो परसेंटेज चेंज इन Q लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन P लिखा हुआ है, ये एक से ज़्यादा होगा। एक से ज़्यादा मतलब क्या हुआ, जब अपर जो है आपका क्वांटिटी सप्लाई ज़्यादा होगा और प्राइस में चेंजेस कम होगा। जैसे हम देखें तो P1 था तो Q ये था, P ये था तो Q ये था। जब P1 हुआ, प्राइस के अंदर इतना सा चेंज हुआ, देखो डिमांड के अंदर ज़्यादा चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, देखो क्वांटिटी डिमांडेड या सप्लाई जो हम बात कर रहे थे, क्वांटिटी सप्लाई के अंदर ज़्यादा चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। वहाँ देखो प्राइस के अंदर कम चेंज है, वहाँ प्राइस के अंदर कम चेंज है, लेकिन यहाँ पे डिमांड में ज़्यादा चेंज है कि नहीं है, देखो बोलो, है ना। ये परफेक्टली रिलेटिवली इलास्टिक कहलाता है आपका, मोर देन वन कहलाता है, हम इसको यूँ भी बोल सकते हैं, मोर देन वन। फिर आता है अपना इक्वल टू वन, मतलब जितना चेंज क्वांटिटी में होगा उतना चेंज किस में होगा, प्राइस में होगा। जैसे हम देखें P1 कितना है और Q1 देखें, दोनों का साइज इक्वली आ रहा है, देखो आ रहा है ना, इक्वली, तो ये इनइलास्टिसिटी कहलाएगा। लास्ट आएगा आपका इसी में यूनिटरी इलास्टिसिटी। यूनिटरी इलास्टिसिटी के अंदर क्या रहता है, यूनिटरी इलास्टिसिटी के अंदर इक्वल रहता है। रिलेटिवली इनइलास्टिसिटी का जो है वो डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर यदि हम इसको रिलेटिवली इनइलास्टिक लेस देन 1 करें, अब बताओ लेस देन 1 में क्या होगा, बताओ लेस देन 1 में क्या होगा, बताओ बच्चों। लेस देन 1 में Q क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी सप्लाई के अंदर चेंजेस क्या होंगे, कम होंगे कंपेरेटिव टू प्राइस। तो इसका मतलब सपोज मान लीजिए मैं इसको यूँ बनाऊँ इस तरीके से, तो ये लेस देन 1 होगा नहीं होगा, बताओ, ठीक है। एक बार दोबारा और बता देता हूँ, ये जो आपका P का जो चेंजेस था ये ज़्यादा होगा, Q का चेंजेस कम होगा, तो मैंने इस तरीके से बनाया, तो आपको समझ आया। तो रिलेटिवली इनइलास्टिसिटी लेस देन 1 आपका ये होगा। तो आई थिंक आपको जो मैंने इस लेक्चर के अंदर जो आपको टाइप बताए हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई के, वो आपको समझ में आए होंगे। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, बोलो कि सप्लाई क्या होता है, सप्लाई फंक्शंस, इलास्टिसिटी को इफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक को। थैंक्स।